हेलो माय डियर फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हो सभी? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस सामाजिक विज्ञान के प्रैक्टिस सेट में। ये प्रैक्टिस सेट आपको सीटेट जो पेपर 2 होता है, जिन भी साथियों ने आपका पेपर 2 के लिए सामाजिक विज्ञान सब्जेक्ट चूज़ किया था, उनके लिए ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए देर ना करते हुए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्रियाकलाप आधारित प्रश्न सामाजिक विज्ञान के पाठ को डैश डैश। ऑप्शन ए आनंददायी बनाते हैं, बी विवादास्पद बनाते हैं, सी लंबा बनाते हैं या डी विस्तृत बनाते हैं। तो देखिए साथियों, जो क्रियाकलाप आधारित प्रश्न होते हैं वो सामाजिक विज्ञान के पाठ को क्या बनाएंगे भाई? आनंददायी बनाएंगे। जो प्रश्न को आनंददायी बनाएंगे तभी तो बच्चे को पढ़ने में रुचि होगी, बच्चा का अधिगम अच्छे से होगा। तो वो क्रियाकलाप आधारित जो प्रश्न होते हैं वो पढ़ा पाठ को या पढ़ाई को आनंददायी बना देते हैं। इसलिए यहाँ पर आपका जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चंस आपके जो सीटेट 2015 पेपर हुआ था उससे लिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सामाजिक समस्याओं की साझेदारी को विकसित करने के लिए निम्न में से सबसे उचित विधि कौन सी है? ऑप्शन ए चलचित्र प्रदर्शन, बी चित्र निबंध, सी भूमिका निर्वाह या डी व्रत अध्ययन। तो देखिए भाई, क्या पूछा आपसे? सामाजिक समस्याओं की साझेदारी को विकसित करना है। सामाजिक समस्याएं, उनकी साझेदारी को विकसित करना है। उनमें से सबसे उचित विधि कौन सी होगी उनको विकसित करने के लिए? तो उनमें सबसे उचित विधि होगी व्रत अध्ययन विधि। कौन सी होगी फ्रेंड्स? व्रत अध्ययन विधि। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है आपसे? एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को सरकारी परियोजनाओं के बारे में जानकारी प्राथमिक स्रोतों के माध्यम से देना चाहती है। मान लीजिए भाई, कोई शिक्षिका है, वो अपने विद्यार्थियों को, स्टूडेंट्स को कोई सरकारी परियोजनाएं चलती हैं, सभी को पता है चलती रहती हैं, तो उन सरकारी परियोजनाओं के बारे में प्राथमिक स्रोतों के माध्यम से जानकारी देना चाहती है वो। तो निम्न में से कौन सी योजना अनुपयुक्त होगी? यानी कि इनमें से कौन सी योजना अनुपयुक्त होगी, मतलब उपयुक्त नहीं होगी, कुल मिलाकर के गलत होगी, ये पूछा आपसे। तो ऑप्शन ए विद्यार्थियों के पड़ोस में लागू होने वाली योजनाओं पर सर्वे, बी विद्यार्थियों के पड़ोस में लागू होने वाली परियोजनाओं पर हुए खर्च पर एक रिपोर्ट, सी सरकारी परियोजनाओं पर पुस्तक की समीक्षा या डी एक खंड विकास अधिकारी के साथ साक्षात्कार। तो देखिए, इनमें से अनुपयुक्त बताना है आपको। तो अनुपयुक्त होगा ऑप्शन नंबर ए विद्यार्थियों के पड़ोस में लागू होने वाली योजनाओं पर सर्वे। अब भाई, ये उपयुक्त चीज़ें नहीं है कि भाई विद्यार्थियों के जो आस पड़ोस में योजनाएं लागू हो रही हैं उन पर सर्वे करने को बोला जाए बच्चे से आपको बच्चे से। तो ये नहीं, उपयुक्त नहीं है विधि। जबकि विद्यार्थियों के पड़ोस में लागू होने वाली परियोजनाओं पर खर्च, क्या उस पर एक रिपोर्ट तैयार करना, सरकारी परियोजना पर पुस्तक की समीक्षा, भैया ऐसे ऐसा हुआ है इसकी पुस्तक की, और एक खंड विकास अधिकारी के साथ आप साक्षात्कार करवा सकते हैं। तो वो तो हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब है, यानी कि ये अनुपयुक्त होगी। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, सामाजिक विज्ञान पर निम्न में से एक उचित और अर्थपूर्ण दत्त अभ्यास को चुनिए। यानी कि जो देखिए, सामाजिक विज्ञान में एक उचित, अर्थपूर्ण और दत्त अभ्यास आपको चुनना है कि भाई वो अभ्यास उचित होना चाहिए और अर्थपूर्ण होना चाहिए। ऑप्शन ए पाठ्य पुस्तकों में से सही उत्तर ढूंढना, बी पिछले वर्ष का अभ्यास, सी अवधारणाओं के परीक्षण का एक मौलिक अभ्यास या डी पठन सामग्री का सार। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए पाठ्य पुस्तकों में से सही उत्तर ढूंढना। जो सामाजिक विज्ञान में किताब है भाई, सामाजिक विज्ञान विषय है, इसमें से आपको एक उचित और अर्थपूर्ण दत्त अभ्यास चुनना था। उसमें से ये है कि भाई पाठ्य पुस्तकों में से सही उत्तर ढूंढिए। आप विद्यार्थियों को बोल सकते हैं भाई, आपकी पाठ्य पुस्तक में से जो प्रश्नावली दी है इनके उत्तरों को ढूंढिए पाठ में से। तो ये आपका उचित और अर्थपूर्ण दत्त अभ्यास होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, उच्च प्राथमिक स्तर के सामाजिक विज्ञान की कक्षा में लैंगिक भूमिका पर विद्यार्थियों को बातचीत को प्रोत्साहित करने के लिए सबसे उत्तम विधि निम्न में से कौन सी होगी? अब देखिए, स्तर भी ध्यान रखना है भाई, उच्च प्राथमिक स्तर से पूछा है। उच्च प्राथमिक स्तर और सामाजिक विज्ञान की कक्षा में लैंगिक भूमिका पर बच्चों को, विद्यार्थियों को बातचीत करने के लिए प्रोत्साहित करना आपको। तो उसके लिए सबसे उत्तम विधि कौन सी होगी? ऑप्शन ए प्रदर्शनी में जाना, बी विद्यार्थियों द्वारा इंटरनेट में ढूंढना, सी अनुभवों पर निर्देशित चर्चा या डी विशेषज्ञ द्वारा व्याख्यान।
तो देखिए यहाँ पर सबसे सर्वोत्तम विधि जो होगी वो होगी आपकी ऑप्शन नंबर सी, अनुभवों पर निर्देशित चर्चा। यानी कि बच्चों के जो आपके अनुभव होते हैं स्टूडेंट्स के, उनके अनुभवों पर एक निर्देशित चर्चा कराई जाए तो वो सबसे उत्तम विधि मानी जाएगी। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, पोर्टफोलियो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का एक महत्वपूर्ण माध्यम है क्योंकि यह, आप सभी को पता होगा भाई पोर्टफोलियो क्या होता है। पोर्टफोलियो एक विद्यार्थी का पूरा लेखा जोखा जो आप तैयार करते हैं वो आपका पोर्टफोलियो कहलाता है। तो पोर्टफोलियो सतत और व्यापक मूल्यांकन का एक महत्वपूर्ण माध्यम है क्योंकि यह, ऑप्शन ए, विद्यार्थियों में कौशल के विकास को इंगित करता है, बी, अनिवार्य है, सी, क्रियान्वित करना सरल होता है, या डी, न्यूनतम सूचना प्रदान करता है। तो देखिए पोर्टफोलियो जो होता है वो एक महत्वपूर्ण साधन होता है। ये इसलिए होता है क्योंकि ये जो है विद्यार्थियों में कौशल के विकास को इंगित करता है कि भाई बच्चे का कितना विकास हो रहा है, बच्चे का डेवलपमेंट किस किस तरह से हो रहा है, किस किस क्षेत्र में कितना डेवलपमेंट हुआ बच्चे का, ये पूरा लेखा जोखा होता है बच्चे का। तो उसको एक शॉर्ट फॉर्म में पोर्टफोलियो बोल दिया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, जब विद्यार्थियों को आप एक ऐतिहासिक इमारत दिखाते हैं तब आप उन्हें किस प्रकार के अधिगम के स्रोत से सीखने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। अब मान लीजिए भाई आप अपने विद्यार्थियों को एक ऐतिहासिक इमारत, भाई आपने लाल किला दिखा दिया, आगरा आगरा का ताजमहल दिखा दिया या कोई और इमारत दिखा दी, तो उस इमारत को दिखा करके आप बच्चों में कौन सा अधिगम स्रोत सीखने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। ऑप्शन ए, लेखा चित्रकला संसाधन, बी, पारंपरिक लोक संसाधन, सी, प्राथमिक स्रोत, या डी, पाठ्य स्रोत। तो देखिए ये होगा आपका प्राथमिक स्रोत। ये प्राथमिक स्रोत कहलाएगा आपका। आप कोई इमारत दिखा रहे हैं उनसे अधिगम के स्रोत, ये अधिगम का प्राथमिक स्रोत होगा। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न कथनों में से कौन सा कथन लोकतंत्र के संबंध में गलत है। ऑप्शन ए, लोकतंत्र में एक शासक के पास देश पर शासन करने की संपूर्ण ताकत होती है, बी, लोकतंत्र में लोग किए गए निर्णय पर प्रश्न उठा सकते हैं, ऑप्शन सी, लोकतंत्र में देश के नागरिकों को अपनी पसंद का नेता चुनने की छूट होती है, ऑप्शन डी, लोकतंत्र में नागरिकों को कुछ स्वतंत्रताएं प्राप्त होती हैं। अब देखिए लोकतंत्र से संबंध में प्रश्न पूछा आपसे, वो भी पूछा है कि गलत कौन सा है, गलत छांटना है। ऑप्शन नंबर डी देखिए, लोकतंत्र में नागरिकों को कुछ स्वतंत्रताएं प्राप्त होती हैं, बिल्कुल होती हैं भाई, भारत देश में भी हैं, लोकतंत्र देश है तो यहाँ पर भी आपको स्वतंत्रताएं प्राप्त होती हैं। ऑप्शन सी, लोकतंत्र में देश के नागरिकों को अपनी पसंद का नेता चुनने की छूट होती है, बिल्कुल होती है भाई, आप वोटिंग करते हैं अपनी पसंद का नेता चुनते हैं। ऑप्शन बी, लोकतंत्र में लोग लिए गए निर्णय पर प्रश्न उठा सकते हैं, बिल्कुल है भाई, सरकार ने कोई भी निर्णय लिया उस पर लोग प्रश्न उठा सकते हैं कि भाई ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों कर रहे हो, वो भी सही बात है। लेकिन ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा, लोकतंत्र में एक शासक के पास देश पर शासन करने की पूर्ण ताकत होती है, ये गलत हो जाएगा। संपूर्ण ताकत शासक के पास नहीं होती है लोकतंत्र में। ऑप्शन ए हमारा सही जवाब था यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित प्रताड़नाओं में से किस एक के कारण महिलाओं को संरक्षित करने के लिए 2006 में एक कानून बना। ऑप्शन ए, बच्चों के साथ दुर्व्यवहार, बी, असमान वेतन, सी, घरेलू हिंसा, या डी, यौन प्रताड़ना। तो देखिए जो 2006 में एक ये कानून बना था वो बना था आपका घरेलू हिंसा। जो घरेलू हिंसा है उसके तहत 2006 में ये आपका एक कानून बना था घरेलू हिंसा को। 26 अक्टूबर 2006 को ये कानून बना था। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब था। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, संचार माध्यम के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा गलत है। ऑप्शन ए, जनसंचार का लोगों तक जानकारी पहुंचाना एक महत्वपूर्ण कार्य है, बी, संचार माध्यम की कार्यप्रणाली में नियमित सरकारी हस्तक्षेप रहता है, ऑप्शन सी, विज्ञापनों द्वारा धन कमाया जाता है, ऑप्शन डी, जनसंचार द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली तकनीकें बदलती रहती हैं। तो देखिए आपसे गलत पूछा है, सही नहीं पूछा, आपसे गलत ऑप्शन पूछा है, गलत कथन पूछा है। तो गलत कथन कौन सा है यहाँ में वो छांटना आपको, तो वो गलत है आपका ऑप्शन नंबर बी, संचार माध्यम की कार्यप्रणाली में नियमित सरकारी हस्तक्षेप रहता है। ये जनसंचार के माध्यम में गलत है क्योंकि देखिए लोकतंत्र में हमारा जनसंचार है वो आपका चौथा स्तंभ कहलाता है, इसलिए इसमें जो सरकार की नियमित हस्तक्षेप नहीं रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब था। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, समाचार चैनल पर विज्ञापन का मूल्य निर्भर होता है। भाई अब देखिए आप समाचार चैनल होते हैं उन पर विज्ञापन विभिन्न प्रकार के चलते रहते हैं, तो विज्ञापनों का जो मूल्य होता है वो किस पर निर्भर करता है। ऑप्शन ए, बड़े व्यापारिक घरानों पर, बी, कंपनी क्षेत्र पर, सी, चैनल की लोकप्रियता पर, या डी, दर्शकों की मांग पर।
तो देखिए वो होता है मूल्य निर्धारित चैनल की लोकप्रियता पर। भाई चैनल कितना लोकप्रिय है, कितने ज़्यादा लोग उसको देखते हैं, कितने ज़्यादा लोग उसको पसंद करते हैं, तो उसके आधार पर विज्ञापन का मूल्य निर्भर होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पर सही जवाब होता है। चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। भारतीय राज्य की सरकार किस प्रकार की है, यानी कि भारत की जो राज्य सरकारें हैं वो किस प्रकार की हैं। ऑप्शन ए अध्यक्षात्मक सरकार, बी लोकतांत्रिक सरकार, सी साम्यवादी सरकार या डी पूंजीवादी सरकार। तो देखिए यहाँ पर आपकी सरकार जो है वो लोकतांत्रिक है। भाई लोकतंत्र है हमारे देश में, यहाँ वोटिंग होती है, अपनी पसंद का नेता चुनने का अधिकार होता है सभी को, तो वहाँ पर लोकतांत्रिक सरकार है हमारे यहाँ पर। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। जातीय समानता को प्रचारित करने के लिए निम्न में से किसने सत्यशोधक समाज की स्थापना की। ऑप्शन ए हरिदास, बी ज्योतिबा फुले, सी घासीदास या डी नारायण गुरु। तो देखिए यहाँ पर आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी ज्योतिबा फुले। जो महात्मा ज्योतिबा फुले थे उन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 14। 29 मार्च 1857 के बैरकपुर में अपने अफसरों पर हमला करने के आरोप में निम्न में से किसको फांसी पर लटका दिया गया था। ऑप्शन ए सुखदेव, बी मंगल पांडे, सी भगत सिंह या डी राजगुरु। तो देखिए वो था आपका मंगल पांडे। जो आपके शहीद मंगल पांडे, वीर मंगल पांडे जो थे, उनको फांसी पर लटका दिया गया था। जो उन्होंने अपने अफसरों पर हमला करने के आरोप था उन पर, उन्होंने एक अंग्रेज अफसर को गोली से उड़ा दिया था, तो आपके मंगल पांडे थे। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 15। ग्रहों के निम्नलिखित समूहों में से किस समूह के चारों ओर छल्ले हैं। ये चारों नहीं है, यहाँ चारों हैं, चारों ओर छल्ले हैं। ऑप्शन ए शनि नेपच्यून मंगल, बी शनि शुक्र नेपच्यून, सी शनि शुक्र मंगल या डी शनि बृहस्पति और यूरेनस। तो देखिए जो ग्रह हैं उनके चारों ओर छल्ले जो हैं वो हैं आपके शनि, बृहस्पति और यूरेनस। ये आपके 3 ग्रह हैं, इनके चारों ओर छल्ले पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही जवाब होगा, शनि, बृहस्पति और यूरेनस। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। पृथ्वी को भू आब के रूप में क्यों वर्णित किया जाता है, निम्न में से सही विकल्प चुनिए। ऑप्शन ए पृथ्वी की 2/3 सतह जल से ढकी है। ऑप्शन बी जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां केवल पृथ्वी पर पाई जाती हैं। ऑप्शन सी पृथ्वी ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है या डी पृथ्वी न तो अधिक गर्म है और न ही अधिक ठंडी है। तो देखिए भाई पृथ्वी को भूभाग के रूप में वर्णित किया जाता है, तो क्यों किया जाता है, ये पूछा आपसे कि उसको भूभाग के रूप में वर्णित क्यों किया जाता है। तो वो इसलिए किया जाता है क्योंकि पृथ्वी जो है ध्रुवों के पास से थोड़ी चपटी है। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 17। यूराल पर्वत अलग करते हैं, जो यूराल पर्वत श्रृंखला है वो अलग किस किस को अलग करते हैं। ऑप्शन ए अफ्रीका और यूरोप को, बी उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका को, सी अफ्रीका और एशिया को या डी एशिया और यूरोप को। तो देखिए यूराल पर्वत जो है वो आपका अलग करता है एशिया महाद्वीप और यूरोप महाद्वीप को। एशिया और यूरोप को अलग करता है यूराल पर्वत। ठीक है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर आपका सही जवाब होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 18। भू परपटी में, ये परपटी गलत लिख गया है, परपटी ये है, परपटी है ना। भू परपटी में वह स्थान जहां से भूकंपीय तरंगें आरंभ होती हैं उसे कहा जाता है। ऑप्शन ए अभिकेंद्र, बी क्रेटर, सी केंद्र या डी उद्गम केंद्र। तो देखिए भाई जहां से भूकंपीय तरंगें आरंभ होती हैं उस स्थान को कहा जाता है आपका अभिकेंद्र। क्या कहा जाता है फ्रेंड्स, अभिकेंद्र। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो गया। चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 19। वायुमंडल की निम्नलिखित परतों में से कौन सी परत हवाई जहाज उड़ने के लिए सबसे आदर्श है। यानी कि जो हवाई जहाज उड़ते हैं वो आपसे पूछा है सीधा सीधा कि किस परत में उड़ते हैं। ऑप्शन ए मध्यमंडल, बी तापमंडल, सी क्षोभ मंडल या डी समताप मंडल। तो देखिए हवाई जहाज उड़ने के लिए सबसे आदर्श जो है वो है आपका समताप मंडल। कौन सा है फ्रेंड्स, समताप मंडल। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब होता है, समताप मंडल में हवाई जहाज उड़ते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 20। विश्व में भारत का सबसे ऊंचा सड़क मार्ग निम्न में से कौन सा है। ऑप्शन ए शिलांग सिलचर, बी उधमपुर श्रीनगर, सी ईटानगर पासीघाट या डी मनाली और लेह। तो देखिए विश्व में
विश्व में भारत का सबसे ऊंचा सड़क मार्ग जो है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, मनाली से लेह जो है ये विश्व में भारत का सबसे ऊंचा सड़क मार्ग है और ये आपका 4000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ये मार्ग आपका 4000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब होता है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। जो भी साथी हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव क्लासेस और वीडियोज आपको डेली मिलती रहें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।